जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3552 से 3554। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और उनमें से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उनके सद्गुणी स्वर्णिम शरीर का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सद्गुण स्वर्ण शरीर भी सद्गुण स्वर्ण शरीर से भिन्न है। चूंकि हर किसी का मार्ग अलग था, पुण्य शरीर और पुण्य स्वर्ण शरीर एक समान नहीं होंगे। ये जिवेन ने जो विकसित किया वह तानाशाह सदाचारी स्वर्ण शरीर था। यह उनमें से एक का था। ये कुछ हद तक मध्य स्वर्गीय मास्टर द्वारा प्राप्त पुण्य स्वर्ण शरीर के समान था, लेकिन यह अलग भी था। हालांकि कुछ बुनियादी बातें समान थीं, जिनमें बिना कर्म के हत्या भी शामिल थी। कर्म रहित तथाकथित कर्म का अर्थ ये था कि यदि किसी ने इसे नहीं देखा तो पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं था। सामान्यतया महान जादुई शक्तियों के लिए कटौती जैसी एक कहावत थी। कटौती की क्षमता जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उतनी ही अधिक चीजें निकाली जा सकेंगी। भले ही ये दोषरहित तरीके से किया गया हो, इसे वास्तव में दूसरों से छुपाया जा सकता था, लेकिन इसे स्वर्ग से छुपाया नहीं जा सकता था। स्वर्ग में बैकअप थे, इसलिए जब तक कोई गणना करने के लिए कीमत खर्च करने को तैयार है, वह हमेशा कुछ सुरागों की गणना कर सकता है। कुछ महान जादुई शक्तियां सामान्य मनुष्यों के सैकड़ों जीवन की आसानी से गणना कर सकती हैं। वे भविष्य में सैकड़ों जिंदगियों की गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि महान जादुई शक्तियों वाले लोगों की तुलना में नश्वर लोगों का जीवन स्थिर था और इसकी गणना करना मुश्किल नहीं था। हालांकि अब जब उन्होंने गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट हासिल कर ली थी, तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। हेवनली दाव में कोई बैकअप नहीं था, इसलिए चाहे दूसरों ने कितना भी भुगतान किया हो, वे किसी भी सुराग की गणना नहीं कर सके। इसके अलावा सदाचारी क्यूई के कारण कुछ आध्यात्मिक हमले बिल्कुल अप्रभावी थे। इसका एकमात्र रास्ता बलपूर्वक इसे तोड़ना था। यह उन शक्तिशाली आध्यात्मिक साधकों के लिए एक दुष्स्वप्न था, और भौतिक खेती ये जिवेन के मजबूत बिंदुओं में से एक थी। इसके अलावा भविष्य में उन शक्तिशाली स्वामियों जैसे कि मून सिटी लॉर्ड, डेमन लॉर्ड इत्यादि की जबरदस्ती का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि यह केवल जबरदस्ती थी, यह एक बिजली घर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। ये पुण्य में स्वर्णिम शरीर के कुछ बुनियादी लाभ थे। ये जिवेन की गिल्डेड बॉडी ऑफ टायरेंट फिजिक में कई अन्य दुर्जय पहलू थे। सामान्य तौर पर कहें तो यह उनके मूल गिल्डेड बॉडी ऑफ टायरेंट फिजिक का उन्नत और उन्नत संस्करण था। यह सुप्रीम ताओ टूल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी मजबूत था। दरअसल यह इतना मजबूत था कि इसे उड़ा दिया जा सकता था। वह अपने नंगे हाथों से सर्वोच्च ताओ उपकरण की ताकत प्रदर्शित कर सकता था। इसके अलावा उसके शरीर में जितनी शक्ति समा सकती थी वह और भी अधिक थी। ग्रेट सकल के दायरे में खेती करना उसके लिए और भी कठिन होगा। हालांकि एक बार जब उन्होंने अपनी साधना पूरी कर ली, तो उसी क्षेत्र में उनका किसी से मुकाबला नहीं हो पाएगा। ये जिवेन को यकीन था कि अगर वह एक दिन मून सिटी के सिटी लॉर्ड, रेड सरपेंट, डेमन लॉर्ड और अन्य के दायरे तक पहुंच सकता है, तो वह उन दोनों को हरा सकता है। भले ही उसे राहु दानव भगवान या मध्य स्वर्गीय भगवान जैसे उत्कृष्ट विशेषज्ञों का सामना करना पड़े, फिर भी वह नहीं डरेगा। अब सबसे व्यवहारिक लाभ यह था कि 8वें क्षेत्र के सुपर स्वर्गीय आदरणीय को भी उसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह स्कारलेट सर्प दानव बुजुर्ग जैसे दुर्जय अस्तित्व से नहीं टकराता, तब तक उसे डरने की कोई बात नहीं थी। वास्तव में अगर वह किसी से टकरा भी जाए तो भी वह सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता है। यदि उसने सदाचार के गिल्डेड तानाशाह शरीर की सफलतापूर्वक खेती की थी, तो भले ही वह स्कारलेट सरपेंट आर्कडेविल के लिए एक मैच नहीं था, फिर भी वह अपना रास्ता मार सकता था और बेदाग बच सकता था। ये सदाचार के स्वर्णिम तानाशाह शरीर का अत्याचार था। हालांकि अब सद्गुण के स्वर्णिम तानाशाह शरीर को विकसित करने में बहुत देर नहीं हुई है। ये जिवेन ने फिर से चारों ओर देखा। महान व्यूह अभी भी काम कर रहा
था, लेकिन जिस क्षेत्र में वह था उसकी संचालन गति स्पष्ट रूप से अन्य क्षेत्रों जितनी तेज नहीं थी। विशाल सरणी के इस हिस्से के लगभग आधे संसाधनों को येज़िविन ने जब्त कर लिया था। अन्य भागों के विकास को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय वह महसूस कर सकता था कि संपूर्ण विशाल सरणी में ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस समय उन्हें सदाचार का सोने का पानी चढ़ा तानाशाह शरीर प्राप्त हुए पूरे 3 दिन और 3 रातें हो चुकी थी। सदाचार के स्वर्णिम तानाशाह शरीर को प्राप्त करने में उसे केवल 3 दिन लगे, और यह सब उस ऊर्जा के लिए धन्यवाद था जिसने महान सरणी के संचालन का समर्थन किया। येज़िविन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह 20 राजा स्तर की ड्रैगन नसों से कहीं अधिक थी। इतनी सारी संपत्ति अकेले जुटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। भले ही उसने 20 राजा स्तर की ड्रैगन नसें प्राप्त कर ली, फिर भी उसे सदाचार के स्वर्णिम तानाशाह शरीर को प्राप्त करने से पहले उन्हें परिष्कृत करने में सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन अब उस ऊर्जा को अत्यंत परिष्कृत करने की प्रक्रिया में वह पहले ही सफल हो चुका था। ये कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य और आशीर्वाद एक दूसरे पर निर्भर थे। इस समय विशाल सरणी के केंद्र में एकत्रित ऊर्जा उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां येज़िविन की अभिव्यक्ति बदल गई थी। यदि वह यहीं रुका रहा और विशाल व्यूह के विस्फोट की प्रतीक्षा करता रहा, तो वह मर जाएगा। भले ही उसने सदाचार के स्वर्णिम तानाशाह शरीर की खेती की हो, फिर भी वह एक पल में मारा जाएगा। उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मून सिटी लॉर्ड मिडिल हेवनली मास्टर और रेड सरपेंट डेमन एल्डर जैसे विशेषज्ञ भी मर जाएंगे अगर उन पर इतनी करीब से हमला किया जाए। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। येज़िविन ने तुरंत जाने का फैसला किया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह बहुत साहसी था। यदि येज़िविन की खेती पूरी होने से पहले यह विशाल सरणी फट जाती, तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि कहा जाता है, धन की तलाश जोखिमों के साथ आती है। हालांकि येज़िविन वास्तव में काफी आश्वस्त थी। चूंकि दानव युग एक ही झटके में फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी सेना पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए कम समय में इस महान सरणी को विस्फोटित करना असंभव था। यदि अब विशाल व्यूह फट गया तो पिछले सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसी विधि का दूसरी बार उपयोग करना कठिन होगा। निस्संदेह उसे यह एक बार और हमेशा के लिए करना था। इसलिए येज़िविन ने अनुमान लगाया कि जब फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राटों ने मून सिटी पर हमला किया, तो बड़ी संख्या में विस्फोट हो जाएगा, जिससे वे सतर्क हो जाएंगे। हालांकि भव्य गठन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भले ही भव्य गठन चल रहा हो, ये लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। भव्य संरचना की दमनकारी शक्ति अधिक से अधिक उग्र एवं शक्तिशाली होती जा रही थी। इस दर पर भव्य संरचना के विस्फोट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस विस्फोट के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए दानव युग निश्चित रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को अंदर जाने देने का एक तरीका सोचेगा। सबसे अच्छा तरीका उन्हें हराना था। वास्तव में भले ही येज़िविन की टिप्पणियों और मून सिटी में विभिन्न प्राचीन युगों की ताकत के आधार पर दानव युग ने उन पर आसानी से जाने की पहल नहीं की, लेकिन उनके गिरने से पहले ये केवल समय की बात थी। और यदि दानव युग उन पर आसान रहा, तो यह निश्चित रूप से प्रक्रिया को तेज कर देगा। इसलिए येज़िविन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि उसे अभी भी मध्य स्वर्गीय मास्टर और अन्य लोगों को खाली करने के लिए सूचित करना था। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को भारी नुकसान हुआ, तो उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा। ये सोचते हुए येज़िविन ने एक लंबी दहाड़ लगाए और आकाश में सुनहरी रोशनी भर गई। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण आ गई और सुरक्षात्मक अवरोध में एक बड़ा छेद हो गया। हालांकि जैसे ही यह छेद बना, ये धीरे धीरे सिकुड़ गया। महान व्यूह का आत्मरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया था। इस छेद का फायदा उठाते हुए येज़िविन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत छेद में गायब हो गई। जब येज़िविन मून सिटी में फिर से प्रकट हुए, तो उन्होंने पाया कि गतिरोध की स्थिति फॉर्चून गॉड राजवंश के पक्ष में बदलनी शुरू हो गई थी। शहर की अधिकांश दीवारें गिर गई थीं और अधिकांश बाधाएं और सरणी संरचनाएं सक्रिय नहीं हुई थीं।
मूल रूप से ये ज़िवेन ने सोचा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश ने लंबे समय तक मून सिटी पर कब्जा नहीं किया था, इसलिए कई बाधाएं और सरणी संरचनाएं सक्रिय नहीं हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यही एकमात्र कारण नहीं था। दानव युग ने संभवतः जानबूझकर ऐसा किया था। चूंकि वे किसी भी तरह शहर की रक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे सक्रिय किया या नहीं। अंत में ये वही होगा, तो समय क्यों बर्बाद करें। और अब जैसे जैसे फॉर्चून गॉड राजवंश ने धीरे धीरे शहर की दीवारों पर कब्जा कर लिया, उनका लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश की सैन्य ताकत इन प्राचीन युगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। इस समय संख्या में उनका लाभ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। इन प्राचीन युगों को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे फॉर्चून गॉड राजवंश के मुकाबले के नहीं थे भी। अगर ये ज़िवेन शुरुआत में इस दृश्य को देखकर खुश हुआ था, तो उसे अब केवल अतुलनीय खतरा महसूस हो रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना अपने हर कदम के साथ अधिक खतरे में थी। मून सिटी के ऊपर फॉर्चून गॉड हेवनली मोनार्क और दानव युग के दानव पूर्वज अभी भी लड़ रहे थे। हालांकि दोनों असाधारण शक्तियों में से कोई भी मौजूद नहीं था, बस दोनों पक्षों द्वारा छोड़े गए संप्रभु दाव खजाने का टकराव लोगों को यह समझने के लिए पर्याप्त था कि वे कितने भयानक थे। ये लोगों को उनकी महिमा का कुछ अनुभव कराने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस तरह की लड़ाई को बनाए रखने के लिए हर मिनट और सेकंड में असीमित धन की आवश्यकता होती है। फॉर्चून गॉड राजवंश अमीर और दबंग था, लेकिन दानव युग भी अपने दांत पीस रहा था और टिके हुए था। यदि इस समय कोई भी पक्ष ढह गया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन इस समय ये ज़िवेन की राय में ये स्पष्ट रूप से दानव युग का भेष था। अचानक ये ज़िवेन ने देखा कि मानव जाति सेना को कदम दर कदम पीछे पीटा जा रहा था। जल्द ही वे शहर की दीवारों के आसपास पीछे हट गए और उनके सामने एक शक्तिशाली स्वर्गीय पूज्य मानव जाति की लाखों मजबूत सेना को एक हाथ से कदम दर कदम हरा रहा था। वह अपने हाथ के एक झटके से एक भयानक तूफान पैदा कर सकता था जो पूरी दुनिया को टुकड़ों में उड़ा सकता था। ये ज़िवेन ने उनके लिए जो सुरक्षात्मक तावीज तैयार किए थे, उसके बावजूद भी मानव जाति सेना को इस तूफान के तहत भारी नुकसान हुआ। मानव जाति सेना के सामने मानव सम्राट बियान जियाओयू और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट थे। वे वर्तमान में स्वर्गीय भगवान का विरोध करने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति जला रहे थे। इस समय वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो उनके सामने स्वर्गीय प्रभु का विरोध कर सकते थे। लेकिन फिर भी इस स्वर्गीय पूज्य के सामने वे अभी भी प्रतिकार नहीं कर सके। बात सिर्फ इतनी थी कि इस स्वर्गीय पूज्य ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वह उनके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। फिर भी वे अब भी कदम दर कदम पीछे पिट रहे थे। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। विशेष रूप से स्काई शेकिंग थंडर सम्राट, जो अग्रिम पंक्ति को रोक रहा था, को एक प्रकार की निराशा महसूस हुई। वह और यह स्वर्गीय पूज्य केवल एक दायरे से अलग थे। एक सर्वोच्च संप्रभु सम्राट था, जबकि दूसरा प्रथम लोक का स्वर्गीय पूजनीय था। लेकिन उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। ये सिर्फ एक दायरे का अंतर था। इस स्वर्गीय पूज्य का सामना करना एक सामान्य प्राणी के भगवान का सामना करने जैसा था। वे बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं कर सके। इस समय उसे गहरी निराशा का एहसास हुआ। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। वे एक दूसरे से केवल एक कदम की दूरी पर थे, लेकिन उनके बीच का अंतर जमीन आसमान के अंतर जैसा था। केवल एक व्यक्ति ही पूरी मानव जाति सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। ये हकीकत थी। अतीत में स्काई शेकिंग थंडर सम्राट केवल सहज रूप से जानता था कि एक दिव्य गुरु एक सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। हालांकि अब जब उसका आमना सामना हुआ, तो उसे महसूस हुआ कि दिव्य गुरु कितना भयानक था। एक दिव्य गुरु और एक सम्राट के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। यह एक साधारण प्राणी और एक सम्राट के बीच की दूरी जैसा था।
या उससे भी बड़ा। इस समय उन्होंने येज़िवेन के पहले के वीरतापूर्ण युद्ध रिकॉर्ड को याद किया। उसने एक दिव्य गुरु को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सभी को पहले ही लग गया था कि यह युद्ध रिकॉर्ड बहुत भयानक है, और यह भी लगा कि यह एक अविश्वसनीय चमत्कार था। हालांकि स्वर्गीय गुरु के साथ वास्तविक लड़ाई के बाद ही कोई समझ पाएगा कि सम्राट और स्वर्गीय गुरु के बीच कितना बड़ा अंतर था। यह एक चमत्कार था कि येज़िवेन सफल होने में सक्षम थी। यह आम लोगों के लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। एक पल के लिए स्काई शेकिंग थंडर सम्राट थोड़ा विचलित हो गया। हालांकि ये वह क्षण भी था जब उनके मानव सम्राट और चंद्रमा महारानी बियान जियाओयू द्वारा गठित गठन में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। उसके सामने स्वर्गीय गुरु ने बस उपहास किया और एक उंगली कुचल दी। यह उंगली अनगिनत दिव्य पवन तावीजों से बनी थी। यह दिव्य पवन युग का एक साम्राज्य था। ये भी एक प्राचीन युग था, अनंत तूफानों से बना एक अवसर। उस युग में जो जीवन रूप पैदा हुए, उन सभी की विशेषताएं एक जैसी थी, विलक्षण, निडर और भयानक। बूम, पफ, पफ, पफ। एक तेज आवाज के बाद 3 सम्राटों का गठन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। स्काई शेकिंग थंडर सम्राट और अन्य 2 सम्राट खून की उल्टी करते हुए उड़ गए। विशेष रूप से स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसका पूरा शरीर मौके पर ही फट गया। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके पीछे भी मानव कबीले की सेना के कई लोगों को आपदा का सामना करना पड़ा और उन्हें फंसाया गया। खुद को ज्यादा आंकना। दिव्य पवन युग के स्वर्गीय पूज्य ने उपहास किया। यद्यपि संपूर्ण प्राचीन युग की मित्र सेना को परास्त किया जा रहा था, फिर भी उसके पक्ष का पलड़ा भारी था। ये रेस वाकई साहसिक थी। उनके पास कोई स्वर्गीय पूज्य भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मून सिटी में घुसने का साहस किया। क्या ये सिर्फ मौत को दावत देना नहीं था? ऐसा हुआ कि वे सभी उसके पुण्य कर्म बन सकते हैं। उसने अभी तक उन्हें क्यों नहीं मारा, इसका कारण ये था कि वह इन सभी लोगों को अपने वश में करके उन्हें अपने अधीन बनाना चाहता था। ये लाखों कुलीन लोग अविश्वसनीय भाग्य वाले थे। दिव्य पवन युग हिंसक तूफानों से भरा हुआ था। इसमें जन्मे प्राणियों के लिए यह प्राकृतिक रूप से पानी में मछली की तरह था। हालांकि अन्य प्राणियों के लिए ये बस एक मृत अंत था। प्रत्येक युग के जीवित प्राणी पूरी तरह से अलग अलग वातावरण में पैदा हुए थे, विशेष रूप से प्रारंभिक युग जैसे दिव्य पवन युग और 7वें स्वर्ण युग में। जब उनका जन्म हुआ तो जिस वातावरण में वे रहते थे वह बहुत सरल था। युग का जन्म जितना बाद में हुआ, वे उतने ही अधिक जटिल वातावरण में रहे। मार्शल युग तक विभिन्न प्राणियों का जन्म विभिन्न वातावरणों में हुआ था। ये कहा जा सकता है कि 100 फूल खिले और खिले। हर कोई जानता था कि पर्यावरण और प्रजातियां जितनी अधिक जटिल थी, स्वर्गीय दाव उतना ही अधिक विविध और परिपूर्ण होता गया। इसलिए वे प्राचीन युग अक्सर मार्शल युग के प्राणियों को पकड़ने के लिए मार्शल युग में आते थे और उन्हें प्रजनन के लिए प्राचीन युग में लाते थे। एक और वे स्वर्गीय दाव के परिवर्तनों को बढ़ा सकते थे, जिससे यह और भी अधिक अत्याचारी हो गया। इसके अलावा इन प्राणियों के वंशजों का ब्रेन वॉश किया जा सकता था और उन्हें जासूसों में बदल दिया जा सकता था। जासूसों के रूप में मार्शल युग में भेजा जा सकता था। इसे एक तीर से कई शिकार कहा जा सकता है। उनकी नजर में इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मानव जाति सेना एक बेहद अच्छा विकल्प थी। यह विशेष रूप से लाखों मानव जाति के अभिजात वर्ग के लिए था। उनमें भी सबसे कमजोर व्यक्ति दैवी स्तर का विशेषज्ञ था। ये सभी अस्तित्व थे जो 3 लोकों से परे थे और 5 तत्वों से संबंधित नहीं थे। चाहे वातावरण कितना भी कठोर क्यों न हो, वे फिर भी जीवित रहने में सक्षम होंगे। ये लोग ही पकड़ने लायक थे। साधारण मार्शल युग के जीव मर जाएंगे, चाहे कितने भी पकड़े जाएं। उन्हें पकड़ने का कोई मतलब नहीं था। हर किसी ने मरने की इच्छा शक्ति दिखाई। इस हद तक पिटने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। वे लंबे समय से जानते थे कि स्वर्गीय गुरु कितना भयानक था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे स्थिति को पूरी तरह से बदल पाएंगे। यदि यह एक साधारण संप्रभु सम्राट होता जो ऐसी विशिष्ट सेना के युद्ध गठन में शामिल होता, तो
उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता। हालांकि एक स्वर्गीय गुरु ऐसा नहीं करेगा। यही अंतर था। जब तक आप मेरे साथ दिव्य पवन युग में जाने के इच्छुक हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं आपके पुनरुत्पादन के लिए दिव्य पवन युग में एक जगह भी खोलूंगा। उस समय आप होंगे दिव्य पवन युग के मनुष्यों के पूर्वज। क्यों नहीं? दिव्य पवन युग, स्वर्गीय गुरु ने जोर से कहा। पूत, इसके बारे में सोचो भी मत। जब तक हमारे पास सांस है, ये बिल्कुल असंभव है। बियान शियाओयू ने खर्राटा लिया। क्या आपको लगता है कि हम इंसानों के पास कोई स्वर्गीय स्वामी नहीं है? जब मेरे स्वामी लौटेंगे तो यह आपकी मृत्यु होगी। ये सुनकर कि बियान जियाओयू इस समय भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था, दिव्य पवन युग के स्वर्गीय मास्टर की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। चूंकि आप मरना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। दिव्य पवन युग स्वर्गीय मास्टर ने एक भयानक आभा जारी की। आमतौर पर जब ऐसा एम्पायरियन पागल हो जाता था तो पूरा मूनलाइट सिटी हिल जाता था, लेकिन इस समय पूरा मूनलाइट सिटी युद्ध की आग में झुलस गया था। हालांकि साम्राज्यों के बीच लड़ाइयां आम नहीं थी, फिर भी कई लड़ाइयां थी। ऐसे में उनकी हरकतें बिल्कुल भी खास नहीं लग रही थी, लेकिन आसमान में आए भयानक दबाव के कारण मानव सेना फीकी पड़ गई। यह जानना था कि इस दिव्य पवन युग के स्वर्गीय गुरु ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था, और यह पहले से ही उन्हें निराशा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। अब तो इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। मेरे जीवन खत्म हो गया है। जब बहुत से लोग ये शब्द कह रहे थे, अचानक दूर से एक ठंडी चीख सुनाई दी। मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने आप को अधिक महत्व दे रहे हैं। यह आवाज दूर से आई, और लगभग एक पल में ये युद्ध के मैदान में पहुंची जहां मानव सेना और दिव्य पवन युग स्वर्गीय मास्टर लड़ रहे थे। कौन है भाई? दिव्य पवन युग के स्वर्गीय स्वामी को अचानक संकट की तीव्र भावना महसूस हुई, जो सीधे उनके पैरों के तलवों से उनके सिर तक पहुंच रही थी, जिससे वह लगभग सहज रूप से पीछे हटना चाहते थे। लेकिन अगली ही सांस में ये आंकड़ा उनके सामने आ चुका था। यह मानव जाति का एक युवक था, और उसकी आभा उसके सामने सेना के समान थी। वे दोनों एक ही जाति के थे। उसे अचानक याद आया कि बियान शियाओयू ने एक बार उल्लेख किया था कि उसका मालिक भी मानव जाति का एक साम्राज्य था। वह तुरंत अपने सामने इस व्यक्ति की पहचान समझ गया। आप मानव जाति के साम्राज्य हैं। दिव्य पवन युग स्वर्गीय मास्टर ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और कहा, हाँ, यह मैं हूँ। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, आप वास्तव में अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। आपको क्या लगता है कि आप मेरी मानव जाति सेना में शामिल होने का साहस करने वाले कौन हैं? दिव्य पवन युग का साम्राज्य केवल ये जिवेन के शरीर से आने वाली एक बेहद खतरनाक भावना को महसूस कर सकता था। लेकिन जब उसने ये जिवेन को ये कहते सुना तो उसका रंग बेहद बदसूरत हो गया। ये जिवेन पूरी तरह से उसे नीची दृष्टि से देख रही थी। उसने बस उसे अपने समान स्तर पर नहीं रखा, लेकिन लगभग एक ही पल में वह पहले ही निर्णय ले चुका था। उसके पैरों के नीचे अनगिनत उड़ने वाले तावीज दिखाई दिए, और उसकी आकृति हवा के झोंके में बदल गई, और तुरंत युद्ध के मैदान से गायब हो गई। वह ये जिवेन से डर गया था। ये जिवेन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन ये जिवेन की भयानक आभा ने उसे अभी भी एक बड़े खतरे का एहसास कराया था। ऐसी परिस्थितियों में वह अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यदि ये जिवेन ने दिव्य पवन युग पर आक्रमण किया होता तो वह मृत्यु से लड़ने में सक्षम हो सकता था। लेकिन इस समय ये जिवेन के साथ मौत से लड़ना अच्छा विचार नहीं था। मून सिटी के युद्ध क्षेत्र में कितने एम्पायरियन हेवनली मास्टर्स थे? ये बिल्कुल अगणनीय था। यदि वह सावधान न रहे तो वह बुरी तरह असफल हो सकता है। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। ओह! बियान शियाओयू और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे नरक के द्वार के चारों ओर घूम आए हों। उस तरह की निराशा अब भी उनके मन में स्पष्ट थी। इससे उन्हें उनके और एम्पायरियन हेवनली मास्टर्स के बीच के अंतर का भी
एहसास हुआ। हालांकि इतना शक्तिशाली एम्पायरियन हेवनली मास्टर येज़िवेन का सामना करते समय वास्तव में डर गया था। उसमें हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं थी। इससे उन्हें ये भी गहराई से पता चला कि येज़िवेन आज कितनी शक्तिशाली थी। मास्टर बियान जियाओयू बेहद खुश महसूस करते हुए बस बोलने ही वाला था। अचानक उसने येज़िवेन को उपहास करते हुए और चिल्लाते हुए देखा, तुम जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत आसान है। जब तुम यहाँ हो तो रुको, येज़िवेन ने कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका बड़ा हाथ अचानक बाहर निकल गया। ये और भी बड़ा होता गया। ये हवा के विपरीत विस्तारित हुआ और सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की जिससे आकाश भर गया। इसने सीधे तौर पर मून सिटी के ऊपर अंतरिक्ष में एक बड़ी दरार फाड़ दी। मालूम हो कि मून सिटी का इलाका बेहद मजबूत था, यहाँ तक कि एम्पायरियन हेवनली मास्टर्स के लिए भी इसे नष्ट करना मुश्किल होगा। इतनी आकस्मिक पकड़ की तो बात ही छोड़ दे। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का भी अधिक प्रयोग नहीं किया। उसने बस इसे तोड़ने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। ये कितना भयानक था। येज़िवेन के सदाचारी तानाशाह फॉर्म गोल्डन बॉडी की शक्ति वास्तव में भयानक थी। और दरार में दिव्य पवन युग के स्वर्गीय स्वामी की आकृति उभरी जो अभी अभी भाग निकला था। जब वह उप अंतरिक्ष में भाग गया तो उसे अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन ने पकड़ लिया। येज़िवेन आकाश में व्याप्त असीमित उपस्थानों में उन्हें आसानी से पहचान सकता था। दिव्य पवन युग के एम्पायरियन को अचानक महसूस हुआ कि जिस आयामी स्थान में वह था वह वास्तव में टूट रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी मौत हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर भागने के बाद वह सचमुच पकड़ा जाएगा। फिर येज़िवेन के बड़े हाथ ने उसे पहाड़ से नीचे आ रहे एक भयंकर बाघ की तरह पकड़ लिया। दिव्य पवन युग स्वर्गीय गुरु ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति जल रही थी। यह एक भयानक हमले में बदल गया और येज़िवेन के बड़े हाथ की ओर बढ़ गया। हालांकि बड़े हाथ पर एक उथला निशान छोड़ने के बाद वह ढह गया। उसे भी येज़िवेन के हाथ ने पकड़ लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन दिव्य पवन युग के स्वर्गीय गुरु के पास केवल चीखने का समय था, इससे पहले कि वह मौके पर ही मारा गया। महज एक चुटकी भर से उसे कुचलकर मार डाला गया। येज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे उसने किसी चींटी को कुचलकर मार डाला हो। ये उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी। दिव्य पवन युग का ये स्वर्गीय गुरु वास्तव में मानव सम्राट और थंडर सम्राट बियान जियाओयू के लिए बहुत शक्तिशाली था। वह एक अपराजय स्वर्गीय कानून की तरह था, लेकिन येज़िवेन के लिए वह सिर्फ प्रथम लोक का स्वर्गीय गुरु था। हालांकि वह लंबे समय से स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जब उसने अभी अभी स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश किया था, तब उसकी तुलना येज़िवेन से भी नहीं की जा सकती थी। अब तो छोड़ ही दीजिए, वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। वर्तमान येज़िवेन बहुत मजबूत थी। उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह इन निम्न स्तरीय स्वर्गीय मास्टर से एक अलग दुनिया में था। इस समय वह पहले से ही समझ गया था कि फॉर्चून गॉड राजवंश केवल कुछ महान स्वर्गीय मास्टर्स के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम प्रमुख डोमेन में सभी शक्तिशाली कुलों और सुपर संप्रदायों को क्यों दबा सकता है। यहाँ तक कि विदेशी डोमेन के सुपर कबीलों को भी लगातार दबाया जा सका, क्योंकि एक शीर्ष विशेषज्ञ की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी आम लोग कल्पना कर सके। वे सभी स्वर्गीय स्वामी थे, लेकिन ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। अब येज़िवेन के पास भी ऐसी कुचलने वाली ताकत थी। ये दृश्य देखकर, चाहे वह थंडर सम्राट था जो बोलने वाला था या थंडर सम्राट जो ठीक हो रहा था, वे सभी अवाक रह गए। उन्हें अपने सामने के दृश्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये बस एक मजाक था। दिव्य पवन युग के शक्तिशाली स्वर्गीय स्वामी, जिन्होंने उन्हें आवारा कुत्तों की तरह पीटा था, येज़िवेन के सामने चींटी की तरह कुचल दिए गए थे। इससे उनकी समझ पूरी तरह से विकृत हो गई थी।
स्वर्गीय गुरुओं के बारे में उनकी समझ बहुत स्पष्ट थी। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि सभी स्वर्गीय स्वामी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर स्वामी भी, उनके प्रति बहुत अत्याचारी थे। जहाँ तक ये बात है कि स्वर्गीय गुरुओं को किस प्रकार विभाजित किया गया था, वे केवल ये जानते थे कि वे 9 लोकों में विभाजित थे। हालांकि वे प्रत्येक क्षेत्र के बीच ताकत के अंतर के बारे में बहुत कम जानते थे। इसलिए ये जीवेन के बारे में उनकी समझ केवल ये थी कि वह बहुत मजबूत था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा कि वह अपनी ताकत से सभी को लगभग कुचल देगा। इसके अलावा 3 दिन पहले की तुलना में उसने उन्हें जो एहसास दिया वह और भी मजबूत था। कुछ लोगों ने अपनी ताकत के कारण 100 अंक प्राप्त किए, जबकि अन्य ने 100 अंक प्राप्त किए क्योंकि पूरा स्कोर केवल 100 अंक था। इसका उपयोग ये जीवेन की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। दिव्य पवन युग के इस स्वर्गीय भगवान का सिर काटने के बाद ये जीवेन ने उनके शरीर को विश्व वृक्ष पर आसानी से पानी पिलाया। गोल्डन बॉडी ऑफ द वर्चुअस टायरेंट फॉर्म का अभ्यास करने के बाद ये जीवेन के हमले बहुत आसान हो गए थे। यदि उसने 3 दिन पहले गुनी तानाशाह रूप के स्वर्ण शरीर का अभ्यास नहीं किया होता तो वह इतना भयानक नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि ये जीवेन 7वें दायरे के स्वर्गीय आदरणीय से कमतर नहीं थे। शक्तिशाली ही एकमात्र विशेषण था। विश्व वृक्ष पर संसार का फल उसकी आंतरिक दुनिया में और अधिक सुंदर होता जा रहा था। ये किसी भी समय परिपक्व हो सकता है और परिपक्व होने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाएगी। मालिक बियान शियाओयू ने ये जीवेन की ओर देखा और उत्साह से कहा। ये जीवेन के पास इतनी ताकत थी और वह सबसे अधिक उत्साहित था। ये जीवेन ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं देर से आया, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप उसके सामने झुके या खरोचे नहीं। मानव जाति की रीढ़ सीधी होनी चाहिए और यह आप सभी पर निर्भर करता है। आप अंत तक घुटने टेकने चाहिए और अपनी कमर कभी नहीं झुकानी चाहिए। मास्टर, आप हमारी चापलूसी करते हैं। बियान शियाओयू थोड़ा मुस्कुराया और उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ। वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। वह केवल ये जीवेन के सामने ही ऐसा लड़कपन वाला रवैया दिखा सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें इलाज दूंगा। तुम सब तुरंत चले जाओ। यहाँ से चले जाओ, जहाँ तक संभव हो, ये जीवेन ने कहा। फिर उसने अपना हाथ लहराया। अचानक अनगिनत सुनहरी रोशनियां उसकी उंगलियों से फूट पड़ी और फीनिक्स में बदल गईं, जिन्होंने आकाश को भर दिया। ये फीनिक्स मानव जाति के प्रत्येक घायल अभिजात वर्ग के शरीर में उड़ गए। इसमें स्काई शेकिंग थंडर सम्राट भी शामिल था। वह एक पल में लगभग ठीक हो गया था। महाराज, वास्तव में क्या हुआ? मानव सम्राट को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ बुरा हुआ होगा, अन्यथा ये जीवेन ने ऐसा नहीं कहा होता। किसी को पता होना चाहिए कि ये जीवेन ने उन्हें बहादुरी से आगे बढ़ने, बहादुरी से लड़ने और फॉर्चून गॉड राजवंश में महान योगदान देने के लिए कहा था। समय आने पर उन्हें अनेक लाभ होंगे। ये कितना समय था, फिर भी उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। दानव युग ने इस शहर में एक आत्म विस्फोट सरणी दफन कर दी थी। एक बार जब यह विस्फोट हो गया तो आसपास के सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ तक कि स्वर्गीय स्वामी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आप सभी की तो बात ही छोड़िए। ये जीवेन ने इसे उनसे नहीं छिपाया और सीधे कहा। ये जीवेन की बातें सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। मानव कुल की सेना भी कांप उठी। वे कल्पना कर सकते थे कि यह कितना भयानक था। यदि दानव युग सफल हो जाता तो वे सचमुच मर जाते। यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु भी उस प्रकार की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। उन्हें तो छोड़ ही दे, वे मूलतः मर चुके थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दें, ये जीवेन ने कहा और अपना हाथ लहराया। सभी को लगा कि उनकी दृष्टि काली हो गई है। जब वे फिर से देख सके तो उन्होंने खुद को फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के शिविर में पाया। वे भाग गए थे। ये जीवेन ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा किया था। किसी भी अनुचित देरी से बचने के लिए ये जीवेन ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी।
वह मून सिटी में ऐसी विधि का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि मून सिटी में समय और स्थान को जादू और संरचनाओं द्वारा टुकड़ों में विभाजित किया गया था। हालांकि मून सिटी के बाहर ऐसी कोई बाधा नहीं थी। ये ज़िवेन पहले ही एक पल में भाग गया था। आप सभी यहाँ समाचारों की प्रतीक्षा करें, इधर उधर न भटके। ये ज़िवेन ने उन्हें चेतावनी देने के बाद वह बाहर निकला और तुरंत मध्य स्वर्गीय पूज्य सेना में उड़ गया। इस समय मध्य हेवनली वेनेरेट अभी भी हेवन स्प्लिटिंग दानव कुल्हाड़ी का विरोध करने के लिए फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल को नियंत्रित कर रहा था। अधिक सटीक रूप से वह फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के लिए घातक खतरा पैदा करने से रोकने के लिए हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स को नियंत्रित कर रहा था। उनके बगल में पश्चिमी और उत्तरी स्वर्गीय भिक्षु थे जो फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल को नियंत्रित करने में उनकी सहायता कर रहे थे। अन्यथा यह अकेले मध्य स्वर्गीय पूज्य के लिए बहुत कठिन होगा। ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनगिनत दिव्य सामग्रियों का सार और ऊर्जा निकाली गई थी और ऊर्जा की एक धार में बदल गई थी जो गुड फॉर्चून के ब्रह्मांड मानचित्र में डाली गई थी। यदि कोई गुड फॉर्चून के यूनिवर्स मैप को सक्रिय करना चाहता है तो हर सेकंड भारी मात्रा में संसाधनों और धन की खपत होगी। गुजून, तुम यहाँ क्यों हो? मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने तुरंत ये ज़िवेन की उपस्थिति पर ध्यान दिया और थोड़ा अजीब महसूस किया। क्या ये ज़िवेन को स्थिति का फायदा उठाकर मून सिटी पर हमला नहीं करना चाहिए? इस समय पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखने वाला हर कोई अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था। यहाँ तक कि स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट भी अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। वह महान योगदान देना चाहता था और अंततः पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का पद हासिल करना चाहता था। इसलिए ये ज़िवेन को इस समय बहुत अजीब लगा। ये तो बुरा हुआ, ये ज़िवेन ने कहा। दानव युग ने मून सिटी में आत्म विस्फोट की एक श्रृंखला गाड़ दी थी। इस बार मून सिटी की लड़ाई केवल दानव युग द्वारा बिछाया गया एक जाल है। वे हमें और उन प्राचीन युगों को एक झटके में पकड़ना चाहते हैं। जब हमारी सेना मून सिटी की गहराई पर हमला करेगी तो ये स्व विस्फोट व्यूह फट जाएगा। उस समय चाहे हमारी सेना हो या प्राचीन युग की गठबंधन सेना, हम सभी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये ज़िवेन के शब्दों को सुनकर मध्य स्वर्गीय आदरणीय को अचानक ठंडा पसीना महसूस हुआ और उनकी पीठ ठंडी हो गई। अगर ये ज़िवेन ने जो कहा वह सच है तो इस बार के मून सिटी बैटल में कूदने के लिए एक बड़ा जाल उनका इंतजार कर रहा था। यदि डेविल पाथ युग के लोगों को अपने तरीके से चलने की अनुमति दी गई तो फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का नुकसान 10 दिव्य शहरों की संयुक्त सेना से कहीं अधिक होगा। उस समय फॉर्चून गॉड राजवंश के शासन की पूरी नींव हिल जाएगी। परिणाम होंगे कल्पनीय हो। एक क्षण की भी लापरवाही विनाश के संकट का कारण बन सकती है। चूंकि दानव युग ने इस सरणी का उपयोग करने का साहस किया था, इसलिए इस सरणी की शक्ति के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं थी। यदि ये ज़िवेन ने कोई साधारण व्यूह देखा होता तो वह नष्ट हो गया होता। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की होगी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में कई अनुचित बिंदु थे। उदाहरण के लिए मून सिटी में रक्षा उनकी अपेक्षा से बहुत कम थी और प्रतिरोध उतना मजबूत नहीं था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि प्राचीन युग की गठबंधन सेना आपस में भिड़ गई थी और एक साथ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। ये स्पष्टतः एक बहुत बड़ा जाल था। मून सिटी को फिर से देखते हुए यह एक खूनी मुंह की तरह था जो फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी सेना को निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब ये केवल मध्य स्वर्गीय पूज्य नहीं था जिसे अत्यधिक पसीना आ रहा था। यहाँ तक कि पश्चिमी और उत्तरी स्वर्गीय पूज्य भी अत्यधिक पसीना बहा रहे थे। किसी को ये जानना होगा कि इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश की गठबंधन सेना की मुख्य शक्ति इन महान स्वर्गीय पूज्यों के भरोसेमंद अधीनस्थ और अधीनस्थ थे। यदि ये ज़िवेन सही थे तो संभवतः उनका सर्वनाश हो जाएगा। उस समय चाहे वे कितने भी अत्याचारी क्यों न हो, इन भरोसेमंद अधीनस्थों और मातहतों के बिना उनका पूरा शासन ध्वस्त हो जाता था। ये हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत को एक ही रात में खत्म करने के समान था। क्या इस
सरणी को नष्ट करना या बाधित करना संभव है। मध्य स्वर्गीय पूज्य तुरंत स्वस्थ हुए और पूछा, जैसा कि फॉर्चून गॉड राजवंश के मध्य स्वर्गीय आदरणीय से अपेक्षित था, उन्होंने लगभग तुरंत ही मूल और मुख्य बिंदु पूछा। यह असंभव है। मैंने कोशिश की है। यदि इसे जबरन तोड़ा गया तो ये तुरंत पूरी श्रृंखला को विस्फोटित कर देगा। दानव युग के लोग भी इस कदम से बचाव कर रहे हैं। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यदि इसे बाधित या नष्ट किया जा सकता होता तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। वह अब तक इंतजार क्यों करेगा? तुरंत सभी प्रमुख सेनाओं को एक संदेश भेजे और उन्हें तुरंत वापस लौटने के लिए कहें। एक पल की भी देरी न करें। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने जल्दी से कहा। चूंकि वे दानव युग की योजना को पहले से ही जानते थे, इसलिए वे जारी नहीं रख सके। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।